नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सुर्खियां हैं कि हमारी बैंक एसबीआई गूगल ट्रेंड्स में टॉप कर रही है। एक नहीं, कई कारण ऐसे हैं जो एसबीआई ने फरवरी में अपने आप को इतना सुर्खियों में रखा अपने प्रॉफिट के चलते, अपनी डील्स के चलते, अपने भविष्य में आ रहे आईपीओज के चलते। तमाम कारणों से एसबीआई गूगल के टॉप ट्रेंड्स में शुमार रही। आज के सेशन में हम एसबीआई से जुड़ा एक अपडेट आपके साथ साझा करेंगे कि क्यों इंडिया की लार्जेस्ट लेंडर इस समय सर्चेज में सबसे ऊपर चल रही है। ऐसा एसबीआई ने क्या कर दिया कि गूगल के ट्रेंड्स में इसे टॉप ट्रेंड्स में शुमार देखा जा रहा है। एसबीआई ने ऐसा क्या कर दिया कि इसके शेयर्स भी लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार शेयर्स की जो प्राइजेस है, अगर एक महीने के अंदर बताएं तो उन्होंने 19.26% की ग्रोथ दी है। तो एसबीआई के साथ ऐसी गुड न्यूज कौन सी जुड़ गई, एक एक करके उन सब बातों को आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी कुव्वत जान लेते हैं। ये हमारे देश के 50 करोड़ कस्टमर्स को हैंडल करती है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक भारत सरकार के पास है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो भारत के अंदर टॉप फोर्थ नंबर पर, भारत की टॉप मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं तमाम प्रकार के सेक्टर्स की, उनमें ये चौथे नंबर पर आती है। चाहे सेंसेक्स के अंदर की कंपनीज हो, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, मार्केट कैप के हिसाब से देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आज एसबीआई काम कर रही है। औरों के बारे में भी जानना चाहेंगे तो उसमें रिलायंस है, एचडीएफसी है, एयरटेल है और फिर एसबीआई का नाम आता है। ऐसे में एसबीआई इन दिनों अपने वैल्यूएशन को लेकर के और अपनी नीतियों को लेकर के सुर्खियों में है। बाजार के अंदर अगर हम बात करें तो इसका 11.3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है वर्तमान में, जो कि टीसीएस से इसको कहीं ऊपर लेकर चल रहा है। एसबीआई का गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग 55.5% है। और अगर इसके टोटल एसेट्स देख लिए जाएं तो अब बस वो 1 ट्रिलियन से कुछ ही कम है। यानी कि ये वो वाली बात हुई कि बहुत सारे देशों की कुल जीडीपी से ये अपने आप में अकेली बहुत ऊपर जाकर खड़ी है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इसके बाद की जो और बैंक हैं वो टोटल एसेट्स में इससे काफी नीचे हैं। अगर आप एसबीआई की ट्रेंड्स की बात करें तो सर्च में ये फिलहाल टॉप ट्रेंड्स के अंदर शूट कर रही है। आइए इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करते हैं। साथियों, हमारे देश में बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ समय पहले मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि भारत सरकार ने बजट के माध्यम से देश को बताया है कि हमने बैंकों के एनपीएस को काफी कम कर दिया है। अब बैंक के एनपीए जब घटने लगे हैं तो लोगों का बैंकिंग में विश्वास बढ़ने लगा है और बैंक बहुत इजीली अपने एनपीएस से मुक्त होकर के या कम करते हुए एनपीएस से बाजार को आसानी से लोन दे पा रही हैं। ऐसी स्थिति में एसबीआई लोन के एक और लेवल तक पहुंच रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक की जो असली कमाई है वो आपके पैसे को जमा करके उसे किसी और को उधार देने में है। यानी बैंकिंग, उधारी और लेन देन के जो कहानी है इसी में चलने वाली है। ऐसे में जितना बड़ा लेनदार मिल जाए इन्हें, वो बैंक के लिए उतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। ऐसे में लेनदार की कितनी कैपेसिटी तक ये दे सकते हैं लोन, तो सरकारी लिमिट के अनुसार ये 94,000 करोड़ तक फिलहाल लोन दे पाते हैं। इन्हें और ज्यादा लोन देने हैं, मतलब आज भारत में मर्जर एंड एक्विजिशन के नाम पर बड़ी सारी कंपनीज को $40 बिलियन तक की रकम लोन में जरूरत पड़ती है। $40 बिलियन लगभग अगर 9,000 से गुणा करके चलें तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हमारे बाजार में एनी टाइम आवश्यकता खड़ी रहती है। बाजार की आवश्यकता है लेकिन आप थोड़ा अभी कम ही दे पा रहे हैं। आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपने मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए भारत की बड़ी कंपनीज, फिर चाहे वो भारत की कंपनीज के साथ मर्जर कर रही हो या विदेश की कंपनी के साथ, या किसी को एक्वायर कर रही हो, चाहे भारतीय कंपनी हो या बाहर की कंपनी, उन्हें पैसों की जब जरूरत पड़े तो एसबीआई उन्हें लोन दे पाए। एसबीआई उन बड़ी कंपनीज में, चाहे आज रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, इन सबको अपनी तरफ से लोन देने के लिए खुद को सक्षम बना रही है। इस काम के लिए पैसे से भरे हुए एक बैंक जिसका नाम है जापानीज बैंक, नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया जापान की कौन सी बैंक है, जापानीज बैंक्स के पास बहुत पैसा है क्योंकि वो बहुत कम ब्याज दरों पर दुनिया को पैसा लोन पर देते हैं।
जापान एक विकसित राष्ट्र है, बहुत कम आबादी है और दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बनकर बैठा है। तो इनके पास बहुत पैसा है, वो ये चाहते हैं कि इस पैसे को बस यूज में चलते रहने दें ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को एक सेट इनकम आती रहे। बस इतना ही उनका उद्देश्य फिलहाल के लिए बना रहता है। तो जापान की बैंक में से किसी बैंक के साथ एसबीआई ने हाल ही में टाई अप किया है। ये बाजार में सुर्खियां चल रही हैं कि एसबीआई ने जापानीज लेंडर्स के साथ मर्जर एंड एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए फिलहाल टाई अप किया है। अब टाई अप की खबरें हेडलाइंस बनकर आती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रॉपर जानकारी इसलिए नहीं है कि कौन सी बैंक है, तो इसलिए इस बात को फैक्चुअली नहीं करेक्ट कहा जा सकता कि कौन सी बैंक है। सुर्खियां भी हैं तो ये हेडलाइंस बनी हुई हैं। इनकी इस हेडलाइंस का बड़ा रीजन ये है कि अगर ये किसी बैंक से बढ़िया सारा पैसा उठा लाए या दोनों ने मिलकर भारत की कंपनीज को जो फिलहाल दूसरे देशों की बैंकों से पैसा उधार लेती हैं, उन्हें अब खुद फाइनेंस कर पाएंगे। जापान की बैंक और यहां की बैंक मिलकर के इंडियन लेंडर्स को जब फाइनेंस कर पाएंगे तो बाजार में इनकी और वैल्यू बढ़ जाएगी, इनके एसेट्स और बढ़ जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए एसबीआई सब मतलब अभी 2 दिन पहले की खबर है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहना शुरू हुई कि साहब इन्होंने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया है कि ये आने वाले समय में ज्यादा अच्छे से लोन दे पाएंगे। लोन दे पाएंगे तो लोन सस्ता भी दे पाएंगे क्योंकि विदेशी बैंक खुद सस्ता लोन देती हैं। ग्लोबल डील्स को करने में एसबीआई की फुटेज बढ़ेगी कि साहब हम तो अब कहीं पर भी लोग, जरूरी नहीं है भारतीय कंपनी को ही दे, कोई और कंपनी मान लीजिए एसबीआई से लोन मांगे तो ये उसको भी देने की स्थिति में होगी। आरबीआई ने चूंकि इनको अब थोड़ी सी सहूलियत दी है कि आप ज्यादा लोन दे सकते हैं, तो इस तमाम चीजों में एसबीआई को अब थोड़ी बढ़त मिलेगी और हमारे देश की तमाम कंपनियां जो ग्लोबल तरीके से किसी एमएनए को करने जा रही हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन को करने जा रही हैं, उनको अब ये फंड कर पाएगी। तो एक तो बड़ा कारण ताजा ताजा सुर्खियों में रहने का ये है क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोगों के लिए ये खबर बहुत सकारात्मक रही है। दूसरा क्या कारण है कि इन्होंने हाल ही में अपने क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए। क्वार्टर के रिजल्ट्स में इनका नेट प्रॉफिट 21,000 करोड़ रुपए के आसपास देखा गया, जो कि हर साल की वृद्धि में 24% की ग्रोथ दिखाता है। ये ऑल टाइम हाई अर्निंग है एसबीआई की। बैंक ने कमा लिए 21,000 करोड़ रुपए और वो भी एक क्वार्टर के अंदर इस तरह की इनकम, यानी 3 महीने की कमाई 21,000 करोड़। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इनका नेट प्रॉफिट 24% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 40% बढ़ा है लोन ग्रोथ के साथ साथ। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत तेजी से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 9% बढ़ी है जिससे 45,000 करोड़ का कमाई हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39.54% बढ़ा है साल दर साल, तो ये 32,000 करोड़ की कमाई लेकर आया है। इनके लोन्स भी बढ़े हैं, डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, एनपीए घटा है, नेट एनपीए रेशो और घटा है, ग्रॉस एनपीए घटा है। इस प्रकार से जो चीज घटनी चाहिए वो घटी है और जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ी है। बैंकिंग सेक्टर में जो भी सकारात्मक तत्व होने चाहिए वो इनके रिजल्ट के मतलब क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी दिख रहे हैं और बाजार ने उस बात को इस तरह से दिखाया भी है। यही कारण है कि एसबीआई मार्केट कैप में टीसीएस को पछाड़कर देश की चौथी बड़ी कंपनी बनकर के आकर खड़ी हो गई। तीसरा बड़ा कारण क्या है? एसबीआई ने हाल ही में क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के साथ साथ मल्टीपल ऑल टाइम हाईज टच किए हैं। मल्टीपल ऑल टाइम हाईज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो क्वार्टर 3 का मोमेंटम हो या ब्रोकरेज ऑप्टिमिज्म हो, इन सभी को लेकर के इन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से बाजार में ग्रोथ दर्ज की है। एसबीआई जो फंड है, अच्छा एक और खबर जिसके चलते एसबीआई सुर्खियों में है वो ये कि एसबीआई ना हाल ही में $1.5 बिलियन का आईपीओ लाने के बारे में विचार कर रही है। अब एसबीआई का आईपीओ असल में क्या है? एसबीआई के पास म्यूचुअल फंड के लिए एक एसबीआई की एएमसी होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी होगी। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो इनकी है एसबीआई की, एसबीआई फंड्स, वो अपना आईपीओ लाने का विचार कर रही है, ऐसा मार्केट में खबर है। $1.5 बिलियन की एक अमाउंट है जो वो मार्केट से उठाना चाहते हैं। 1.5 बिलियन का अगर आईपीओ एसबीआई फंड्स लेकर आता है तो ऐसी प्लानिंग ही बाजार में एक बज क्रिएट करती है कि ये $1.5 बिलियन मार्केट से उठाने जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा करने जा रहे होंगे। क्या है एसबीआई फंड की कहानी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप और हम बैंकिंग के नाम पर बैंक से काम करवा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कराना या उधार लेना, लेकिन एसबीआई ने
अपने ग्राहकों के लिए कुछ अलग से सुविधाएं, और लगभग आजकल हर बैंक ने यह कर रखा है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहे, तो आपको पता है ना, मैं कई बार कहता हूं कि बैंक को तो बस ग्राहक मिल गए, ग्राहकों के पास पता है कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है, अब जाकर के उसको यही बताना है कि आप इस पैसे को एफडी में कराने की जगह म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डाल देते। बोले कहां डालें? बोले आइए, एसबीआई का खुद का म्यूचुअल फंड है। बोले आपकी म्यूचुअल फंड में क्या है? बोले हम आपके पैसे को ले जाकर बाजार में लगाएंगे, कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो रिटर्न आएगा वो आपको देंगे। तो एक प्रकार से बैंक में जिन लोगों का इंटरेस्ट था, वहीं से ये कस्टमर पकड़ लेते हैं। ओपनली मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन करते यही हैं कि एसबीआई ने आप जैसे कई कस्टमर्स के फंड्स को इकट्ठा किया और बाजार के अंदर लगाना शुरू कर दिया। तरह तरह के फंड्स के रूप में, कुछ फ्लेक्सी कैप्स के रूप में, लार्ज कैप्स के रूप में, किसी भी तरह की एक स्कीम बनाई और उस स्कीम के अंदर ले जाकर लोगों का पैसा लगाकर बाजार में लगाया। अब चूंकि बाजार बढ़ रहा है, तो वो फंड बड़ा होता चला जाता है, फंड बड़ा होता चला जाता है, लोगों के रिटर्न्स बढ़ने लगते हैं। तो ये जो एएमसी के रूप में काम करने वाला फंड है, एसबीआई फंड, ये बैंकिंग ना करके एक अलग यूनिट की तरह काम कर रहा है, लोगों का पैसा लेके निवेश करने का। इसलिए एसबीआई इसे एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करती है। तो एसबीआई फंड जो काम कर रही है, इसी का ही आईपीओ आने की सुर्खियां चल रही हैं कि ये लोग आईपीओ लाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा टेक्निकल अगर हम हो जाएं, तो जो न्यूज है वो कहती है कि ये आईपीओ नहीं, ओएफएस ला रहे हैं। अब ये क्या कहानी है? असल में कहानी क्या होती है, पहले तो ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, एबीसी करके कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपने 10% शेयर बाजार में बेचने हैं। तो पहली बार जब वो बाजार में बेचने जाती है, तो बाजार स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पर जब वो अपने बाजार में शेयर बेचती है, तो 10% शेयर भी अगर उसने बेचे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जनता को उसने इनिशिएट किया कि लो ये पैसे, और इन पैसों को, 10% हिस्से को बेचकर मैं जो पैसा कमाऊंगा, ये वापस मैं कंपनी में ही लगा दूंगा ताकि कंपनी और बड़ी हो जाए। ये तो हो गया आईपीओ का विधान। लेकिन एबीसी नाम की कंपनी ने 10% शेयर पहली बार जनता को आईपीओ के नाम से दिए कि लो शेयर ले लो, पैसे दे दो। ये जो पैसे आए ना, इनको बजाय कंपनी में लगाने के, जो मालिक लोग हैं, मालिक बोले तो जिनके पास अभी भी 90% है, वो इस पैसे से अपनी जेबें भर लें या इसे अपना माल बेच करके अपनी वर्थ समझ के घर ले जाएं। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। दोनों ही स्थितियों में बाजार में तो फ्रेश शेयर आ गए, मतलब फ्रेश से मतलब जो बाजार में कंपनी का हिस्सा है वो तो बाहर आ गया, लेकिन वो जो पैसा था आईपीओ में लगाया हुआ, वो तो कंपनी में खर्च होता है, और ओएफएस में लगाया हुआ जो पैसा होता है, यानी मिला हुआ जो पैसा होता है, वो जो प्रमोटर्स हैं वो अपने पास ले जाते हैं। तो एसबीआई असल मायने में फंड जो लेकर आ रही है वो ओएफएस है। ओएफएस की वजह से क्या होगा कि जो हिस्सा बेचकर पैसा कमाएगी ना, वो अपने फायदे के लिए रख ले जाएगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में अपने पार्टनर अमुंदी के साथ, अच्छा एसबीआई जो फंड्स है ना, वो एक फ्रांस की कंपनी है अमुंदी, उसके साथ ऑपरेट होता है, और फ्रांस की वो यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जैसे जियो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर काम करता है, वैसे है। तो ये लोग मिलकर के एक आईपीओ लाना चाह रहे हैं $1.5 बिलियन के आसपास का, 12,000 से 15,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें वैल्यूएशन टारगेट इन्होंने रखा है 14 से 15 बिलियन, यानी 10% के आसपास ये अपने बाजार के अंदर शेयर निकाल रहे हैं, और उन शेयर से ओएफएस के रूप में पैसा निकालेंगे। एसबीआई 6.3% बेच के पैसा कमा लेगी उस म्यूचुअल फंड में से, और अमूडी 3.7%। इसी प्रकार का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। एसबीआई के पास ऑलरेडी लगभग 62% है, और अमूडी के पास में 36.5% के आसपास शेयर हैं इस एसबीआई फंड के अंदर। इस प्रकार से ये लोग ओवरऑल फंड को मैनेज करते हैं, बड़ा एयूएम मैनेज करते हैं, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है इनके पास में। तो ये अपने आप में भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन पूरा कर गई, पार कर गई। तो एक तरह से ये समझिए कि एक कंपनी जो इतना बड़ा एयूएम रखती है, वो अब अपना आईपीओ लेने लाने जा रही है, लोगों से कह रही है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि आप हमें कंपनी के रूप में ट्रीट करें। शुरुआत में इन लोगों ने औरों का पैसा लेकर के बाजार में लगाया, नंबर एक, बाजार में लगा करके उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया, खुद की कमीशन बनाई, खुद धीरे धीरे इतनी बड़ी कंपनी बन गए कि अपना एयूएम 10 लाख करोड़ का हो गया। 10 लाख करोड़ का 1% भी इनका प्रॉफिट होता होगा तो बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर के या एयूएम लेकर के ये चलने वाली कंपनी अब खुद को अपनी एक कंपनी के रूप में लेकर आ रही है कि लगाओ भाई हमारे भी शेयर खरीदो, क्योंकि हम और बड़े हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में ये आगे निकलते हुए चले गए। ठीक है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से ये इस प्रकार का काम लेकर के आ रहे हैं। ये 38 साल से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रही है और बाजार में बहुत तेजी से चलती जा रही है। इसी के बारे में, इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हेडलाइंस बना हुआ है कि ये कंपनी
कंपनी बाजार के अंदर इतना बड़ा एयूएम 12.49 लाख करोड़ का एयूएम लेकर, जो बाजार के कुल साइज का 15.42% है, उसके साथ ये बाजार में खड़ी हुई है। ठीक है, तो एसबीआई का मतलब इस तरह से आप अंदाजा लगाइए। आप सोचिए ना, जो म्यूचुअल फंड है इनका एवरेज जा रहा है एयूएम ग्रो, इनका 50,000 करोड़ का क्वार्टरली इनका ग्रो कर जा रहा है, ये बड़ा नंबर है। ऐसे में ये कंपनी अपने स्टॉक्स को आईपीओ में लेकर आने वाली है। आईपीओ से पहले अगर आप चाहते हैं अनलिस्टेड शेयर लेना, तो एक प्लेटफॉर्म है इनक्रेड मनी के नाम से, जहां से जाकर के आप इनके अनलिस्टेड शेयर्स को भी परचेज कर सकते हैं। लिंक इसका कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट है, बकायदा आप यहां जाकर के इन्हें चेक कर लें। अनलिस्टेड शेयर्स में होता क्या है? होता यह है जी कि अनलिस्टेड शेयर्स आईपीओ से पहले खरीदे गए शेयर्स होते हैं, जिसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज गारंटी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट होंगे तब जाके जनता के पास जाएंगे ना। तो लोग अनलिस्टेड शेयर लेते क्यों हैं? इसलिए लेते हैं ताकि आईपीओ में कहीं ऐसा ना हो कि उनका नंबर ना आए, क्योंकि एसबीआई जैसे में हर आदमी हाथ मारता है। एक महीने में जब 19% रिटर्न दे रहा है एसबीआई का आईपीओ, एसबीआई का शेयर, तो वहां पर भी अपेक्षा रहती है कि यार वहां तो पैसा बहुत चाहेंगे लोग, तो हो सकता है ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेने आ जाएं। ऐसे में एसबीआई जैसे आईपीओज को लोग पहले ही बुक करके प्री आईपीओ के तरीके से ही अनलिस्टेड शेयर में इंटरेस्ट ले लेते हैं। सर ऐसे तो हर आदमी कर लेगा, दिक्कत क्या है? इनमें कुछ प्रोविजंस रहते हैं कि अनलिस्टेड शेयर में अगर आपने पहले ही परचेज कर लिया तो आईपीओ के समय आप उन्हें नहीं बेच पाएंगे, आप थोड़ा रुक के बेच पाएंगे। इनकी एक टाइम सीमा बांध दी जाती है। तो आप इनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी जुटा लीजिए। इसके साथ साथ पीएसयू बैंक्स में इन दिनों फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से इंटरेस्ट ले रहे हैं। भारत की जो पीएसयू बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके चलते इनके स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। और बाजार में एसबीआई वाकई में बड़ा रोल प्ले कर रही है बैंक निफ्टी के अंदर। कुल इस तरह से एसबीआई ही एसबीआई हर तरफ से, चाहे लैंडिंग हो, चाहे नया म्यूचुअल फंड हाउस लेकर आना हो, चाहे बाजार का इंटरेस्ट हो, चाहे शेयर की ग्रोथ हो, चाहे अपना जो बैड लोन्स हैं उनका घटना हो, एनपीए का घटना हो, ये सब चीजें बाजार में इनके प्रति सकारात्मक माहौल लेकर चल रही हैं। इसलिए फिलहाल ये सुर्खियों में है। फिलहाल आप भी अगर इसे जानकारी से संतुष्ट हैं तो अपने साथियों से साझा करें। आप इस ग्रोथ को कैसे देखते हैं? भारत में बैंकिंग की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, अपने लिए बाय एंड सेल करने के लिए अगर अनलिस्टेड शेयर के रूप में प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। फिर भी कहूंगा आप अपनी रिसर्च खुद करें, और आप संतुष्ट हो तो फिर आगे आके आप इस तरह की कार्रवाई करें। धन्यवाद।